हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब तक मैंने जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025 में आपको 5 सैंपल पेपर्स करवा दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन यानी कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। टुडे इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व 6 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर आवर सैंपल पेपर 1। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो सैंपल पेपर 1 में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मैं अभी 5 और डालने वाला हूं आपको, तो उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ अपने क्लासमेट्स की हेल्प भी करो। वो आप कैसे कर सकते हैं? 2 मिनट निकालो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दीजिए। तो ये होगा कि जो बच्चे डिटेल में करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, और इस तरह से आप इस चैनल को बूस्ट करने में और मुझे मोटिवेट करने के मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाऊं, बड़े अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट। देखिए ध्यान से, इसमें आपको किस तरह का पैटर्न आया हुआ है। 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं और 17th क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट हैं, यानी कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-3 नंबर के हैं, या फिर और पार्ट जो कि इंटरनल चॉइस है उसमें आपको 6 के 6 नंबर का एक कंप्लीट क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से 18th में है, 18th में भी देखिए 6 नंबर और इंटरनल चॉइस में 6 नंबर। 19th क्वेश्चन में देखिए ए और बी यानी कि 3-3 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर और पार्ट में एक 6 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने 17th क्वेश्चन से। स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज गिवन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है 3x3 मैट्रिक्स की, और उसको हम लोगों ने क्या लिख के दिखाना है कि ये एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका स्टेटमेंट है हमारे पास, मैंने मैट्रिक्स लिख ली है यहां। अब इसको आप ऐसा करिए, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक, मैंने क्या किया, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को मैंने 2 हाफ कर लिया उसके, ठीक है, हाफ और हाफ दोबारा ए हो जाएगा ना। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। अब मैंने यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, एक हाफ ट्रांसपोज मैंने ऐड कर दिया और एक हाफ ट्रांसपोज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया, सबसे पहले तो मैट्रिक्स का हाफ कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक हाफ और एक हाफ ट्रांसपोज ले लिया, उसको भी प्लस और माइनस कर दिया। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ के ए हो जाएगी, तो सिंपल वही का वही रहेगा। अब क्या करना है, अब आप ना एक एक इनके पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनाएंगे, देखो यहां एक ये हाफ और एक ये, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों में से मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या आया, ए प्लस ट्रांसपोज, ठीक है, फिर इन दोनों में से ले लो हाफ कॉमन, तो यहां क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इनका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, इसका नाम मैं दे रहा हूं पी, राइट, दिस इज अवर पी मैट्रिक्स, और इसका नाम मैं दे रहा हूं क्यू। तो ए मैट्रिक्स को मैंने 2 मैट्रिसेस के सम के बराबर लिख दिया। अब काम क्या रह गया, अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो P मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और जो Q मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। यहां लिख लेते हैं, वेयर P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। फटाफट से कर देते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P को सॉल्व करते हैं फिर, ठीक, P इज अवर हाफ, इसको हम लोग बाहर रखते हैं, राइट, और पहले A मैट्रिक्स ले लेते हैं। A मैट्रिक्स इज व्हाट, 2 माइनस 3 5 8 माइनस 7 9 माइनस 6 5 माइनस 4, और अब इसमें इसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या होएगा,
रो और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी अपने पास। तो 2 - 3 5, 8 - 7 9, -6 5, -4। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगी जुड़ने के बाद। ठीक है, मैं जोड़ रहा हूं और हाफ जो है वो बाहर मैंने कॉमन कर लिया है। जुड़ने के बाद मेरे पास बनती है 2 + 2 दैट इज 4। ओके, 8 और -3 दिस इज 5, 5 - 6 -1, 8 - 3 दिस इज 5, -14 +14 माइनस और ये हो गया। ठीक है, 9 और 5 ये हो गया 14। ठीक, -6 और 5 -1, फिर हो गया ये 14, फिर हो गया ये -8। चलो अब 2 से डिवाइड भी कर दो। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 5/2 -1/2। ठीक है, फिर ये 5/2 -7 +7 -1/2 7 और -4। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारे पास पी मैट्रिक्स आ गई। अब पी मैट्रिक्स क्या आई है हमारे पास, पी मैट्रिक्स आई है ये वाली 2, 5/2। ठीक है, -12 5/2 5/2 -7 7 -12 7 और -4। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। चलो ट्रांसपोज करते हैं, फिर रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दो। तो ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -12, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। अब चेक कर लो कि P का ट्रांसपोज जो है वो P के बराबर आ गया, इंप्लाइज मैट्रिक्स P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक बात प्रूफ हो गई कि यहां जो हम लोग A को 2 टर्म्स में बांट रहे थे, 2 मैट्रिक्स में बांट रहे थे, उसमें से जो फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या रह गया, अब Q को हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास A ट्रांसपोज है, ये आप ध्यान रख लो। अब मैं इसको इसी में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा फटाफट ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं यहां सबसे पहले लिखूंगा Q, तो यहां मैंने लिख दिया Q। ठीक है, और यहां क्या चेंजेस आएंगे, यहां आएगा माइनस, और इसमें हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करके मैट्रिक्स को लिखना है, तो यहां मैंने लिख दिया माइनस। तो ये हो गया A और ये हो गया A ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज 0 -11/2 +11/2, 0 -11/2 +11/2। क्या किया मैंने, ये 2 - 2 0, -3 -8 -11 और फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया। 5 + 6 दैट इज 11/2, फिर 8 और +3 11, और फिर नीचे 2 भी है हमारे पास क्योंकि बाहर 2 था। ठीक है ना, तो ये हो गया 11/2, फिर -7 और +7 ये हो गया 0। ठीक है, 9 और -5 हो गया 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। -6 और -5 हो गया -11/2, 5 और -9 हो गया -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -4 और +4 ये हो जाएगा 0। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया Q मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब Q मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर लो। तो Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ये हमारे पास Q मैट्रिक्स आई है, तो करो फटाफट से। तो Q मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 -11/2 +11/2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 11/2 0 2 -11/2 -2 और 0, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। अब ठीक, अब चेक करो कि Q में और Q ट्रांसपोज में क्या फर्क नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, 0 0 है, यहां जो प्लस एलिमेंट है यहां माइनस एलिमेंट है,
1 to एलिमेंट मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, क्यू और क्यू ट्रांसपोज को। तो अब ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहां हो गया -11/2, ये हो गया +11/2, ये हो गया +11/2। यहां से कह सकते हैं कि एक बाहर माइनस ले लिया, एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया -11/2 -2 और ये है 0। अब ध्यान से देखो ये क्या आई, ये माइनस वैसे का वैसे ये आ गया अपने पास क्यू मैट्रिक्स जो यहां निकाली हमने, देखो बिल्कुल सेम आ गया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि मैट्रिक्स क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में हमारे पास है इफ ए इज द मैट्रिक्स 3 - 2 4 - 2 देन फाइंड के सो दैट a² + 2i, दिस इज आई मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू के ए। तो वो k की वैल्यू पूछ रहा है, जो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो यूज कर रहा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है, और हमें जो a मैट्रिक्स है दैट इज 3 - 2 एंड 4 - 2। तो ये है हमारा 17th का बी पार्ट। ओके, तो मैट्रिक्स A हमें गिवन है, दिस इज इफ 3 - 2 4 - 2, और हमें क्या पता करना है, हमें K पता करना है, सो दैट a² + 2i दिस इज इक्वल टू के ए। तो फटाफट से इक्वेशन बना लो फटाफट से। a² का मतलब क्या है, a को 2 बार मल्टीप्लाई आपने करना है, तो a² निकाल लें फटाफट से। 3 - 2 4 - 2 और 3 - 2 4 - 2। चलो रो और कॉलम वाइज हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, तो मैं इसको फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने 1 - 2 4 - 4। सो दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर 2i का मतलब क्या होएगा, 2i का मतलब होएगा 2 0 0 2, यानी कि i मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ka को क्या मतलब होएगा, ka का मतलब है कि हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दो। तो ka अपने पास आ गया 3k - 2k 4k और -2k, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो आपके पास एक k में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बस उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने आंसर देना है। यहां पुट कर देते हैं सबसे पहले, तो ये आ गया हमारे पास 1 - 2, ये मैंने वैल्यू भर दी है a² की। फिर 2i की वैल्यू भर दीजिए 2 0 0 2, और राइट हैंड साइड में वैल्यू भर दीजिए 3k - 2k 4k और -2k। चलो अब ये दो मैट्रिक्स को जोड़ो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर हैं। तो 3 और किसके बराबर आ जाएगा, 3k के बराबर। 1 1 एलिमेंट इज इक्वल टू 1 1 एलिमेंट। -2 + 0, तो -2 आ गया -2k के बराबर, ठीक है। और 4 + 0 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 4k के बराबर। अरे साफ नजर आ रहा है, k की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। और -2 + 2 -4 + 2 आएगा -2, और किसके बराबर आ जाएगा, -2k। अब इन चारों इक्वेशंस को जो अगर हम सॉल्व भी करते हैं किसी एक को, और बाकी ये वाली वैल्यू हर एक में पुट भी करेंगे तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो वैल्यू ऑफ k इज 1, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अब है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ये था मतलब 17 क्वेश्चन का मैंने आपको 6 नंबर का चॉइस वाला जो पार्ट है इसमें, उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। अब इसमें इंटरनल चॉइस भी है, या तो आप 3 नंबर के ये कर लो या फिर 6 नंबर का ये कर लो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। आपको ये 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, 3x - 7y - 2z, और ये इक्वेशन दूसरी और ये तीसरी इक्वेशन। कहता है इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। x y सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जहां जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालो, x y z की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन वो एक तो तरीका आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी सीखा हुआ है, वहां आपको 2 वेरिएबल्स में 2 लीनियर इक्वेशंस होती थी, यहाँ 3 वेरिएबल्स में 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, एंड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दोज वेरिएबल्स x y z।
लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म में ये आएगी। दिस इज अवर 17th क्वेश्चन और पार्ट। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ax is equal to b। a is the matrix of coefficients of xyz। तो xyz के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बना लो, और वो 3x3 ऑर्डर की बननी चाहिए, क्योंकि उसमें 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों के अलग 3 मैट्रिक्स के 3 वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आपके पास बनेंगे। तो ये है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से अपने पास रखो, स्टेटमेंट को अपने पास रखिए आप। फर्स्ट इक्वेशन के मैंने ये कोफिशिएंट ले लिया, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का और ये z का। सेकंड में अपने पास है 2 5 माइनस 3। थर्ड में हमारे पास है 4 माइनस 2 2, राइट। और यहां ये x क्या है? ये x है द मैट्रिक्स, द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। और राइट हैंड साइड में क्या है? दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। That will be 29 minus 39 and this is 30। ठीक है, तो ये हमारे पास एकदम चेक कर लें फटाफट से। तो ये है 29 माइनस 39 और 30। तो ये 3 वेरिएबल्स के, यहां जो 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, यहां भी 3, उनके कोफिशिएंट्स को मैंने, इसकी फर्स्ट रो बन गई है, इसकी सेकंड रो और इसकी थर्ड रो, और एक्स वाई जेड की एक कॉलम मैट्रिक्स, और जो कांस्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड में उनकी भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन गई है। डिटेल में समझना चाहते हैं तो बच्चों, मैं इस पेपर में जहां ये मैट्रिक्स का पोर्शन चल रहा है, इसमें मैं अपना जो चैप्टर मैंने मैट्रिक्स का करवाया था आपको लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने का, उस चैप्टर का लिंक भी यहाँ डाल दूंगा। जो भी बच्चा अगर मान लीजिए वो नहीं करा हो तो आप यहाँ से वो लिंक पे जाके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ वैसे मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन, इसके साथ के क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये आ गया अपने पास। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग ए मैट्रिक्स जो आई हमारे पास, क्योंकि जब आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, तो कैपिटल एक्स अगर आपने निकालना है तो इसका मतलब होएगा ए इनवर्स बी निकालिए। ए इनवर्स बी का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का इनवर्स करो और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो अब ए इनवर्स का निकालने के लिए सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो कि भाई उसका निकलता भी है आंसर के नहीं निकलता, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर है, तो फिर इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 172। 172 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होएगा कि ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये आ गया अपने पास ए इनवर्स। अब मैट्रिक्स का जो हमारे पास रिलेशन आएगा, इस रिलेशन से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे ओवर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ ही गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है इसके लिए भी आप डिटेल में पढ़िएगा। यहां A11, A12, A13, A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, A31, A32, A33, राइट। ये हैं कोफैक्टर्स वेयर AIIs आर कोफैक्टर्स of corresponding AIIs. AIIs are the elements of the given matrix. Okay, where capital AIs are the cofactors of the corresponding AIs in matrix A. ठीक है, तो कोफैक्टर भी आपको निकालना आता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि जैसे हम लोग यहां निकालने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोफैक्टर निकालना नहीं आ रहा, अगर किसी बच्चा कहीं अटक गया है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल परवाह ना करो, बी इंटरेक्टिव विद मी। ओके, इंटरेक्शन मोड में रहो आप,
और वहाँ उस पेज की पिक लो जहाँ आप जाके अटक गए हैं, जहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन पे सर यहाँ अटक गए हैं हम लोग, राइट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर योर आंसर, ओके। तो फटाफट से फिर एडजॉइंट है हम लोग, मैं वैसे लिख लेता हूँ। एक मैं अगर आपको करके बताना चाहूँ तो चलो मैं एक कर देता हूँ। A11 का मतलब है इसका कॉफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसको, ये खत्म और ये खत्म, यहाँ इसका कॉफैक्टर आ जाएगा 5 - 3 - 2 2। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए आप, 10 और -6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 4। A11 है तो साथ में इसके प्लस ही आएगा। अगर आप A12 का निकालने लगे, A12 का निकालेंगे तो -1 पावर 1 + 2 भी आपको करना पड़ेगा, और यहाँ भी साथ में कॉफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस लगाया करते हैं उनकी पोजीशन का, ठीक है। तो यहाँ इसकी पोजीशन 1 + 1 है, यहाँ इसकी पोजीशन 1 + 2 है, और यहाँ अब A12 है, ये है, इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये खत्म ये खत्म, 3 और 2, 3 - 2 और 4 2, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 14, तो -14 आ गया। चलिए अब इसमें वैल्यू भर देते हैं। इसी तरह से आप सारे कोफैक्टर निकाल लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा दैट विल बी द कोफैक्टर्स, और उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे, देन दैट मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज होके आएगी देन दैट विल बी एडजॉइंट, राइट। वो उसको फिर हम लोग नोमिनेटर में रखेंगे और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, देन दैट विल बी योर ए इनवर्स। तो मैं फटाफट से इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 4 18 31, 4 18 31, ये मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया है, -16 14 5, ठीक है, दिस इज 5, और -24 -22 -24 -22 और 29, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए आ गया, तो इनवर्स क्या होएगा फिर, राइट। इनवर्स को निकाल लेते हैं फिर। ए इनवर्स विल बी, ये एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग नोमिनेटर में रखेंगे और 172 यानी कि डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो 4 18 31, राइट, -16 14 5, -24 -22 29, ठीक। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। इसको इसमें भर दो, आप पुट कर दो। अब ये निकालते हैं एक्स मैट्रिक्स मींस ये, तभी मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि हमारे पास सामने रहे एक्स वाई जेड। और ए इनवर्स क्या आया है, ये आया 172 4 18 31 -16 14 and 5 -24 -22 and 29, तो ये तो आ गया हमारा ए इनवर्स। चल अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हम लोगों को, x है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट फैक्टर एज दिस कॉलम मैट्रिक्स, 29 -39 एंड +30। कैसे करते हैं, रो और कॉलम वाइज। तो आपके पास क्या आएगा फिर, ये तो है 3 × 3 मैट्रिक्स और ये है 3 × A मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि प्री फैक्टर की कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर हैं। रिजल्ट क्या आएगा, ये 3 × A मैट्रिक्स ही आए। इधर क्या है हमारे पास, x y और z। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप बराबर कर दीजिए। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज 2, द वैल्यू ऑफ y इज -5 एंड द वैल्यू ऑफ z इज 6। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया ऑफ द 3 गिवन लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ आवर मैट्रिक्स मेथड। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें आ गई है। आप चेक करना चाहें कि आपकी वैल्यूज ठीक हैं तो नहीं है, कैसे करते थे आप 10th क्लास में, चेक कैसे करते थे। जो एक्स और वाई की वैल्यू आती थी हम लोग वो लीनियर इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो यहाँ जो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है उनको आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो, या तीनों में पुट करके देख लो। तीनों में चलो टाइम वेस्ट होएगा, तो किसी एक में पुट करके देख लो, एक्स वाई जेड की वैल्यू बराबर आ जाएंगे अपने आप से, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड बराबर आएगी। तो आपकी पता लग जाएगा आपको कि मेरी वैल्यू जो मैंने निकाली वो बिल्कुल ठीक है। चलो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं 18th क्वेश्चन की ओर।
फाइंड द हाइट ऑफ द कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। वो कह रहा है उस कोन की आप हाइट पता करो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम का वो हो और उसको एक स्फीयर के अंदर हम लोग इंस्क्राइब कर सकें जो स्फीयर की रेडियस है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व दिस क्वेश्चन टू सेव अवर सम टाइम। 18th क्वेश्चन, सी दिस इज अवर गिवन सर्कल। इस सर्कल की रेडियस कितनी है अपने पास, दैट इज गिवन टू यू एज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आई एम डिनोटिंग दैट रेडियस विद आर। तो ये आर जो है वो आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो और हम लोगों ने मान लिया लेट डी बी द वर्टेक्स ऑफ द कोन एंड ए बी द डायामीटर ऑफ द कोन। इस सर्कल के अंदर, इस स्फीयर के अंदर जो हमने कोन डाला है उसका डायामीटर मैंने मान लिया ए बी और डी जो है दैट इज वर्टेक्स, और स्फीयर का सेंटर क्या है दैट इज ओ। रेडियस कितनी है 30, जैसे मैंने पहले बताया। अल्फा बी द वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। इस कोन का वर्टिकल एंगल हम लोगों ने देख लिया दैट इज अल्फा। अगर जो एंगल अल्फा बाय 2 सर्कमफ्रेंस पे हो उसका डबल एंगल यहां होता है अल्फा, दैट इज एट द सेंटर। और DC जो है DC, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन निकालने के लिए ये वाली जो हाइट है कोन की, ये किसके बराबर होगी फिर हाइट, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर प्लस OC। OC को हम लोगों ने x ले लिया है, OC इज x एंड बेस रेडियस जो है कोन की वो हम लोगों ने स्मॉल r मान ली है। तो अब हाइट क्या है, h जो है दैट इज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर प्लस दिस डिस्टेंस OB, दिस डिस्टेंस OC। तो R प्लस x दैट इज 30 प्लस x इज द हाइट ऑफ द कोन। ये हम लोगों ने रख लिया क्योंकि कोन का वॉल्यूम देखना है, हमें मैक्सिमम करके दिखाना है। तो कोन के वॉल्यूम में हमें क्या यूज होता है, एक हाइट यूज होती है और एक रेडियस यूज होती है, बेस की रेडियस। तो बेस की रेडियस जो है वो हम लोगों ने r ले ली है, स्मॉल r, और हाइट जो है इन टर्म्स ऑफ द गिवन वैल्यूज, कैपिटल रेडियस हमें गिवन है 30 और x जो है वो हम लोगों ने मान ली है। ये इनकी टर्म्स में हम लोगों ने हाइट निकाल के रख ली है। चलिए अब जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने ये r, स्मॉल r और स्मॉल x माना है, कंसीडर किया है, इसको इनकी वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो ये देखते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OCB, इन ट्रायंगल OCB यहां 90 डिग्री कहां बना हुआ है, 90 डिग्री बना है C के ऊपर। ये वाले ट्रायंगल ले रहा हूं, आपको समझा रहा हूं यहां पे, वैसे मैंने सॉल्व कर दिया इसको। और O एंगल, अल्फा जो एंगल है दैट इज एट OCB, तो ये हो गया B। ठीक है, अब इसमें से अच्छा OC की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू x और BC की वैल्यू कितनी है R। ठीक है, और OB की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R, दैट इज गिवन टू यू एज 30। तो इसमें से आप फिर साइन अल्फा की वैल्यू निकालिए, फिर आप x बाय r निकालो, x बाय r दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, है ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और स्मॉल r ओवर कैपिटल R दिस इज साइन ऑफ अल्फा। तो ये दो वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं। सी ऑन द नेक्स्ट पेज, सी हेयर इन द राइट एंगल ट्रायंगल OCB, ये मैंने यहां बना के दिखाई है आपको। चलो मैं यहां दोबारा से बना देता हूं। दिस इज अल्फा एंगल इज एट O, C पे 90 है और ये B है। ठीक है, और ये कैपिटल R है, और OC की जो वैल्यू है दैट इज गिव, अपना मानी है हम लोगों ने, OC की वैल्यू स्मॉल x है, और BC की वैल्यू जो है वो भी हम लोगों ने कंसीडर करी है, स्मॉल r है। ठीक है, दिस इज r एंड दिस इज x। अब ध्यान से देखिए, r स्मॉल r ओवर कैपिटल R दिस इज साइन अल्फा एंड x ओवर कैपिटल R इज कॉस अल्फा। तो यहां हम लोगों ने स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी, r कैपिटल R से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 30, तो ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल x की वैल्यू, x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 30 कॉस ऑफ अल्फा। अब हमने हाइट का क्या लिया था, यहां हाइट इज 30 प्लस x, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां अब x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाइट इज h
इज इक्वल टू आर प्लस एक्स, आर की वैल्यू 30 और एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली है 30 प्लस 30 कॉस ऑफ अल्फा। तो इस इक्वेशन को हम लोग अब 2 नंबर मान लेते हैं। चलिए अब हमारे पास हाइट आ गई है, हमारे पास स्मॉल रेडियस भी आ चुकी है, दैट इज द रेडियस ऑफ द कोन, बेस रेडियस। इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू पुट कर दी है, एच की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने के बाद आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है दैट इज 9000 पाई साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 30 कॉमन निकालेंगे, 3 से कट जाएगा और ये स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9000 पाई साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की ओर। किसी भी आपने मैक्सिमा और मिनिमम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप कि कोई वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है, जब सिंगल डेरिवेटिव निकालें, ओके, उसको हम लोग 0 पुट कर दें और वहां से आपके पास जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे होते हैं उसकी वैल्यूज आ जाएं और उन वैल्यूज के ऊपर हम लोग फिर डबल डेरिवेटिव को चेक करें कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है कि लेस देन 0 आ रही है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो मिनिमा है और लेस देन 0 आ रही है तो मैक्सिमा है। तो वही काम करते हैं, फिर फटाफट से जो वॉल्यूम है उसमें आपके पास वेरिएबल क्या है, अब अल्फा के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। सो फॉर v टू बी मैक्सिमम dv ओवर d अल्फा विल बी इक्वल टू 0 एंड डबल डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप dv बाय d अल्फा निकाल लीजिए। dv बाय d अल्फा कैसे निकालेंगे, यहां फिर आप चेन रूल से करेंगे, इसको रखेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको रखेंगे इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो वही किया फिर मैंने, 9000 पाई इज कांस्टेंट, तो पहले साइन स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव किया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहां थोड़ा सा टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और मल्टीप्लाइड में है 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा, इसका डेरिवेटिव किया, इसको रखा। अब साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस कॉस अल्फा को डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास 9000 पाई साइन अल्फा और अंदर वाली ब्रैकेट का एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। अब dv बाई डी अल्फा को हम लोगों को 0 पुट करना है, तो यहां से ये तीनों फैक्टर 0 नहीं हो सकते क्योंकि अल्फा 0 नहीं है। तो इसका मतलब है ये इनसाइड द ब्रैकेट जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये फैक्टर इनसाइड जो ब्रैकेट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या बन गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन कॉस अल्फा। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 2 फैक्टर बने, 3 कॉस अल्फा माइनस 1 और कॉस अल्फा प्लस 1। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है जैसे आप लोग सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं अपनी जूनियर क्लासेस में। तो एक फैक्टर यहाँ, इस फैक्टर से हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और इस फैक्टर से कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी -1। -1 कब होता है, जब कॉस पाई होता है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। अब अल्फा पाई है नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा अगर पाई हो जाएगा तो बिल्कुल ही 180 डिग्री एंगल हो गया तो फिर कौन ही नहीं बनेगा, है ना, कौन का वर्टिकल एंगल ही नहीं बन पाएगा 180 डिग्री। तो अल्फा जो है वो पाई नहीं हो सकता, तो ये तो हमने यहीं छोड़ दिया। फिर अब राइट वैल्यू कौन सी होगी, फिर कॉस अल्फा विल बी 1/3। तो अगर कॉस अल्फा आ गया तो साइन अल्फा भी आ जाएगा। साइन अल्फा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 होता है, तो वहां से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए आप। साइन की वैल्यू क्या आएगी, जब हम लोग कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सॉल्व करने के बाद साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2√/3। तो ये 2 वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रख ली है। ओके, तो मैंने क्या किया, अभी ये जो वॉल्यूम निकाला था और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्मॉल r और स्मॉल x जो माने थे, जो कंसीडर किए थे बेस रेडियस और हाइट पूरा करने के लिए कैपिटल R प्लस x किया था ना, उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, जो एंगल हम लोग मान चुके हैं वहां। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वैल्यूज लेते हुए सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। सिंगल डेरिवेटिव तो हमारे पास ये है dv बाय dx, और फिर इन वैल्यूज के ऊपर हम लोग डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करेंगे कि वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। ठीक है, चलते हैं। तो फिर जो हमारे पास इस इक्वेशन में ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसको मैं इक्वेशन नंबर, यहाँ 3 आ गया ना, तो ये dv बाय dx वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम लोग
2 बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। ओके, तो ये दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा सारा, नोट कर लो आप, डबल डेरिवेटिव उसी तरह से चेन रूल से, u को रखा v का किया, v को रखा u का डेरिवेटिव कर दिया, तो ये सारा आ गया डबल डेरिवेटिव। अब जो कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं वो इसमें भर दीजिए। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3 और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 × 200/3। सारी वैल्यूज भर दीजिए। भरने के बाद देखो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, भरने के बाद -32,000 × पाई, तो माइनस आया तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 है। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। कब है, जब कॉस अल्फा कितना होगा 1/3। तो वो कह रहा था ना कि कोन की हाइट पता करो जिसके लिए वॉल्यूम मैक्सिमम हो और एक सफियर के अंदर वो इंस्क्राइब कर पाएं। तो हमारे पास हमने हाइट क्या ली हुई है यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से, दिस इज अवर हाइट 30 + 30 कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है पता लग गया ना। यहाँ तो सिर्फ चेक हुआ, डबल डेरिवेटिव करने तक तो सिर्फ चेक हुआ कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो इतना चेक हो गया कि मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम उसका है। ठीक है, तो हाइट देख लो फिर, जब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है तो हाइट कितनी होगी 30 + 30 कॉस ऑफ अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 + 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर जो है कोन की हाइट अगर हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और वो एक सफियर जिसकी रेडियस 30 है उसके अंदर वो इंस्क्राइब हो सकता है। तो ये था हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट, यहाँ तो आप ये करो या ये करो, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम में से था, और ये है अब हमारे पास इंटीग्रेशन में से। तो यहाँ ये 6 नंबर का कर लो, फिर यहाँ ये 6 नंबर का कर लो, ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय x पावर 4 + 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और इसके साथ के क्वेश्चंस, कई बार नीचे माइनस भी आ जाता है, कई बार x² + 1 ऊपर आता है, तो ये सारे के सारे सिबलिंग क्वेश्चंस है वो आप कर लो। ओके, तो सॉल्व करते हैं बच्चों फिर इसको। क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x² ओवर x4 + 1। मैंने कहा आपको कि इस तरह के क्वेश्चन, इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप जरूर कर लीजिए। देखिए उनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको पता लगता जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेट द गिवन इंटीग्रेशन कंसिडर इट टू बी इक्वल टू i, लेट i इज द गिवन इंटीग्रेशन। ओके, अब क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो नोमिनेटर में क्या हो गया 2x²। फिर क्या किया +1 और -1, ठीक है, यहां एक प्लस ऐड कर दिया और एक माइनस कर दिया। अब 2x² को हम लोगों ने कैसे किया, ये 1/2 तो ऐसे का ऐसे, यहां हो गया x² + x² + 1 -1 डिवाइडेड बाय x4 + 1 × dx। क्या किया, इस 2x² के 2 हम लोगों ने टर्म्स कर लिए, x² और x², और एक 1 ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इनके पेयर कर लो, एक प्लस वाले के साथ में, एक माइनस वाले के साथ में, तो ये बन गया, ये देखो। अब दोबारा अगर हम लोग वही लेके आना चाहे तो क्या बनेगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² 2x², 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही x² आ जाएगा। अब नोमिनेटर में हर एक टर्म के नीचे आप ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ले आओ, तो क्या बनेगा x² + 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1, x² - 1 डिवाइडेड बाय x4 + 1। अब ध्यान से देखो, आपको जो इसके सिबलिंग क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से भी डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अगर तो 4 नंबर में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो फिर अकेला ये पार्ट आएगा, बस इनमें से या तो ये पार्ट आ जाएगा या अकेला ये पार्ट आ जाएगा। अब 6 नंबर में तो दोनों पार्ट आ गए, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है तो फिर ये दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। ये इसके सिबलिंग क्वेश्चन ही हैं, मतलब अगर उसमें प्लस जुड़ा हुआ है या माइनस, या प्लस जो है वो माइनस किया हुआ है x² की टर्म्स में, तो ये थोड़े छोटे हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में उसको बनाना पड़ता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं अलग अलग, इनको एक क्वेश्चन, इसको एक क्वेश्चन मत मानो, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपकी उस एक्सरसाइज में गिवन है, सारे के सारे सिबलिंग क्वेश्चंस हैं, और ये 6 नंबर की एक्सरसाइज है टोटल की टोटल, ठीक।
वो मैं इसका लिंक डाल दूंगा आपको इंटीग्रेशन के पूरे चैप्टर का, उसमें से आप पर्टिकुलर जो है वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के ऊपर और ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, 6 नंबर आपके पक्के हैं, राइट। चलो अब जो हम लोगों ने बनाया फर्स्ट इंटीग्रेशन को, अब इनको अलग अलग लिख करके लिख लिया हम लोगों ने, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया। फर्स्ट हाफ एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन को I1 का नाम देते हैं और सेकंड को I2 नाम देते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग, मैंने कहा ना कि 2 इंटीग्रेशन है तो अलग अलग सॉल्व करते हैं। फिर इनको सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज अवर I1? x² + 1 ओवर x4 + 1, x² + 1 ओवर x4 + 1, ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप दोनों में सेम है जो मैं स्टेप यहां बताने जा रहा हूं। जब x² + 1 और x4 + 1 है तो आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां x² से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहां x² से डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर x² आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x4 को x² से डिवाइड करेंगे तो x² और 1 को x² से डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर x²। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, अगर नोमिनेटर में, ठीक है, यहां इस क्वेश्चन में तो प्लस बन रहा है, इस क्वेश्चन में नोमिनेटर में माइनस आएगा यहां। तो अगर नोमिनेटर में प्लस बन रहा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर नोमिनेटर में प्लस बन रहा है तो आपको फिर यहां पुट करना पड़ेगा नेगेटिव वाली टर्म को। अगर नोमिनेटर में प्लस है तो आप पुट करें x - 1 ओवर x। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम लोग लगाएंगे। तो अगर यहां ऊपर नोमिनेटर में प्लस फैक्टर है तो आप पुट करें x - 1 ओवर x, और जब सेकंड पार्ट आप करेंगे तो यहां नोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 1 ओवर x², तो आप पुट करेंगे x + 1 ओवर x। देखिएगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मैंने वो भी हल किया है, तो वो भी वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यहां आप पहचान रख लेना कि 1 + 1 ओवर x² है तो आपने x - 1 ओवर x को t पुट कर देना है। ये स्टेप यहां याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1, और -1 ओवर x का डेरिवेटिव करेंगे तो +1 ओवर x² आ जाएगा, ठीक है। -1 ओवर x का डेरिवेटिव +1 ओवर x², और x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। अब ध्यान से देखो, ये देखो नोमिनेटर वाली टर्म आ गई, 1 + 1 ओवर x² इंटू dx इज dt, कितना छोटा हो गया। और नीचे वाली टर्म निकालने के लिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, x - 1 ओवर x दोनों तरफ जो है, जो हमने t पुट किया था, दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो x - 1 ओवर x² इज इक्वल टू t², a - b का स्क्वायर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x² + 1 ओवर x² - 2 इंटू a इंटू b, कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, और राइट हैंड साइड में t² है, इस -2 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो आपको डिनोमिनेटर वाली टर्म का वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ t, बिकॉज वी आर चेंजिंग x वेरिएबल टू t वेरिएबल, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द x वेरिएबल टू t वेरिएबल। अब ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। तो नोमिनेटर में क्या आ गया, dt, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, t² + 2। t² + 2 को आप ऐसा लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। t² + 2 था ना, तो 2 और स्क्वायर कर दिया उसको, तो 2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, है ना। अब यहां फार्मूला लगा दो, t² + a² का क्या फार्मूला लगाया मैंने यहां, ध्यान से देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूं आपको, dx ओवर a² + x² का फार्मूला 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। तो ये लगा दिया इंटीग्रेशन में, फार्मूले याद होने चाहिए आपको सारे, तो यहां लगा दिया। फिर तो 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स ऑफ t ओवर a प्लस c1, एक कांस्टेंट ले लिया हम लोगों ने। अब यहां पर आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने कंसीडर की थी, x - 1 ओवर x इक्वल टू t, तो यहां पुट कर दिया। बस पुट करके ये हमारे पास I1 की वैल्यू, यानी कि इस वाले टर्म की वैल्यू आ गई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब I2 को सॉल्व करते हैं। I2 में ध्यान से देखो, सारे स्टेप सेम है। अभी मैंने जो आपको बताया कि सबसे पहले क्या स्टेप करना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देना है। फिर नोमिनेटर में अगर माइनस साइन आ रहा है तो प्लस वाली टर्म को पुट कर दो। देखो मैंने ऐसे ही किया हुआ है, ये अपना I2 है, x² - 1 ओवर x4 + 1। आपने क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देना। देखो नोमिनेटर में माइनस की टर्म आ गई है, 1 - x², 1 - 1 ओवर x²। तो अब क्या पुट करेंगे, x + 1 ओवर x इज सम अदर वेरिएबल। t मत पुट करो क्योंकि t तो हम लोगों ने x - 1 ओवर x
x माइनस वन ओवर एक्स सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो यहाँ x प्लस वन ओवर एक्स को आप u सम अदर वेरिएबल पुट कर दीजिए। अब फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव d, x और u का du, फिर दोबारा से ऊपर पुट करेंगे तो ये तो सारा आ जाएगा du, इतना तो du बन जाएगा। अब नीचे वाली टर्म, डिनोमिनेटर वाली टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे वहां किया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू है ना, तो वो 2 जो है राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे उसे, तो वो -2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाली वैल्यू को भी पुट कर दो, इसको भी पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन गया, ऊपर बन गया du और नीचे बन जाएगा u स्क्वायर -2, ये रहा। अब u स्क्वायर -2 को जो है हम इस तरह से, जैसे मैंने पहले लिखा था, √2 और स्क्वायर कर दो, तो 2 अंडर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वही 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या लगा, ये लगा फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन में dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a लॉग ऑफ x माइनस ए, ठीक है, ओवर x प्लस ए, x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो अब x की जगह पे क्या है u और a की जगह पे क्या है 2 अंडर रूट, तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा 1 ओवर 2a, तो 1 ओवर 2a लॉग ऑफ u माइनस ए u प्लस ए मीन्स 2 अंडर रूट, राइट। अब आप u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या हम लोगों ने कंसिडर करी थी, x प्लस वन ओवर एक्स किया था हम लोगों ने, है ना, तो x प्लस वन ओवर एक्स माइनस 2 अंडर रूट, एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस 2 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, x जो है एलसीएम लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आ गया, और जो x एलसीएम था वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया। अब हम लोगों ने वैल्यू भी पुट कर दी, सॉल्व भी कर दिया। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये था I2, ये I2 की वैल्यू आ गई। वहीं चलते हैं, I क्या माना था हम लोगों ने 1/2 I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू भी पुट कर दो और I2 की वैल्यू पुट कर दो। तो इस 6 नंबर के क्वेश्चन में एक्चुअली हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या उनको 3-3 नंबर के मान लो, या उनको फिर 4-4 नंबर के मानो। अगर अकेले अकेले आएंगे तो 3 नंबर का तो आपको कोई पैटर्न है नहीं, तो अकेला क्वेश्चन आएगा तो फिर 4 नंबर में आएगा। ठीक है, अकेले का मतलब है ये जो मैंने आपको पार्ट्स बना के बताए थे, ये तो है 6 नंबर का है, इस तरह का, चाहे नीचे माइनस है चाहे प्लस है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग जब 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोगों ने इसको बांट दिया, तब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4-4 नंबर में आपके पास आएगा। तो ये था आपके पास 18th क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको दोनों जो पार्ट्स हैं वो दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इसका 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा वाले चैप्टर में से था, और दिस इज़ आवर इंटीग्रेशन टॉपिक, और ये भी मैंने 6 नंबर का, चाहे तो ये करो चाहे ये करो आपके पास। ठीक है, तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ योर 19th ए पार्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है आपके पास, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय a डॉट बी डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ द बी वेक्टर। जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकल रही है उसके मॉडुलस से आप डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के 1 होता है, तो डायरेक्ट कर देता हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको डॉट प्रोडक्ट आती है। तो 6 3 18, और यहाँ आ गया -2, और यहाँ आ गया -14 डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 36। i का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, j का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर कर दो, और k का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो कितना आया हमारे पास, 18 में से +18 है, उसमें से -16 जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो आ जाएगा +2, और नीचे आएगा 41 अंडर दी रूट। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन योर गिवन बी वेक्टर। ठीक है, फार्मूला हम लोगों ने कौन कौन सा लगाया है, a डॉट आई इज इक्वल टू j डॉट जे इज इक्वल टू k डॉट के, ये होते हैं 1, और i डॉट जे डॉट के और k डॉट आई ये कितना होता है, ये होता है 0। तो बस मैंने वही लगा दिया इसके ऊपर, और मॉडुलस आपको आता ही है निकालना। तो ये तो देखो था वैसे ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन, आ गया आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में।
ठीक है, 3 मतलब 6 वाले के 2 पार्ट हो गए, कहने का मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं 19th क्वेश्चन बी पार्ट। स्टेटमेंट इज फाइंड एनी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors a vector is given to you as 5i plus 2j plus k and b vector is given to you as I plus 9j plus 2k. Also find the area of the parallelogram. ओके तो ये दो बातें हैं हमारे पास। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके तो ये मैंने इसको सॉल्व किया है। दिस इज आवर पैरेललोग्राम, ओके, एंड दिस साइड, the side AB of the parallelogram denotes the vector A, side BC of the parallelogram denotes the vector B. ओके अब क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये A वेक्टर को डिनोट कर रही है तो सामने वाली साइड यानी कि CD साइड भी आल्सो A को डिनोट करेगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी आर टेकिंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव। और अगर BC B वेक्टर को डिनोट कर रही है तो DA भी B वेक्टर को डिनोट करेगी। ये जरूर माइंड में रखिए कि वेक्टर्स में डायरेक्शन काउंट होती है। ओके डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और हमें ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं इन वेक्टर कैलकुलस। ओके तो यहाँ दो वेक्टर हमने ले लिए जो वेक्टर थे, ओके, दैट इज गिवन टू यू एज 5i plus 2j plus k एंड b वेक्टर इज I plus 9j plus 2k। ओके ये मैंने आपको बताया कि इनकी साइड्स जो हैं वो a और b को डिनोट कर रही हैं। अब डायगोनल कैसे देते हैं हम लोग? इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डायगोनल AC, देन दिस विल बी इक्वल टू साइड्स AB प्लस BC इन वेक्टर्स। फॉर्मूला है हमारे पास, तो AC कैसे देंगे हम लोग? AB प्लस BC। सो पुट द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर इज A वेक्टर एंड BC साइड जो कि वेक्टर है वो B वेक्टर को डिनोट करती है, राइट? तो अब A और B की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए एंड एडिंग दीज टू वेक्टर्स I to I, तो ये हो गया 6i, 2j प्लस 9j 11j, k प्लस 2k इज 3k। तो ये आ गई हमारे पास AC डायगोनल। वैसे तो उसने एनी डायगोनल कहा है, कोई एक डायगोनल आप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरी डायगोनल भी हम लोग निकाल लेते हैं, BD। अब BD के लिए आप ट्राइंगल देखिए BCD, उसमें देखो कौन कौन सी साइड्स उसके एडजेसेंट हैं। तो ये एक तो BC है और एक CD है, बिकॉज वी आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो BD डायगोनल अगर हमें लेना है देन यू विल हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर वैल्यूज, B वेक्टर और जो वेक्टर BC द्वारा डिनोट हो रहा है BC को ऐड करेंगे प्लस CD को ऐड करेंगे। अब BC तो एज इट इज, क्योंकि BC की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चों AB CD के बराबर है, राइट? तो अगर ये A वेक्टर को डिनोट कर रही है तो अगर CD के बराबर है तो CD की डायरेक्शन AB से अपोजिट है, राइट? AB की डायरेक्शन इधर है और CD की यूं है, तो अपोजिट है ना। इसका मतलब क्या बनेगा फिर? AB वेक्टर इफ यू वांट टू कैलकुलेट देन दिस इज इक्वल टू माइनस CD, या ऐसे कह सकते हैं कि CD इज नेगेटिव ऑफ AB, राइट? क्योंकि हम लोग इसे इधर मेजर कर रहे हैं और AB को कैसे मेजर कर रहे हैं? A to B। तो अगर उसको उसके बराबर होना तो कैसे मेजर करना चाहिए था? फिर D to C मेजर करना चाहिए था, लेकिन कैसे मेजर कर रहे हैं? C to D। अब डायरेक्शन अपोजिट होगी उनकी तो नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास, तो CD की जगह फिर आप क्या पुट करेंगे? माइनस AB। अब BC की वैल्यू पुट कर दीजिए। BC की वैल्यू क्या है? B वेक्टर, और AB की वैल्यू कितनी है? A वेक्टर। इसका मतलब B वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस कर दीजिए, देन यू विल फाइंड आउट द सेकंड डायगोनल BD। तो I माइनस 5A, दिस इज 5I, दिस इज इक्वल टू माइनस 4I, 9J माइनस 2J इज प्लस 7J, 2K माइनस K इज प्लस K। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ टू डायगोनल्स। ये डायगोनल हो गया AC और ये डायगोनल हो गया BD। अब क्या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आल्सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? जो एडजेसेंट साइड हमें दे रखी हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल लीजिए। सी
द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन बाय AB क्रॉस CD, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ये। ओके, तो यहां मैंने AB और CD की क्रॉस प्रोडक्ट निकाली है। AB डिनोट्स A वेक्टर, CD डिनोट्स B वेक्टर। तो IJK और डिटर्मिनेंट मेथड से आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 5 2 1 1 माइनस 1 9 2। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A क्रॉस B वेक्टर आ गया। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस निकाल लीजिए। वो वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, -5 का स्क्वायर 25, IJK का कोफिशिएंट आप लोगों को लेना है मैग्नीट्यूड लेने के टाइम पे। तो -9 का स्क्वायर 81 और 43 का स्क्वायर जो है 1849। ऐड करेंगे 1955 यूनिट्स स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये था हमारे पास 19th A और 19th B क्वेश्चन। चलते हैं अब इसके लास्ट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड और पार्ट, क्योंकि इनमें आपस में इंटरनल चॉइस हमारे पास है। तो 19th A और 19th B में इसका मतलब है कि यहाँ तो ये 3 नंबर के 6 नंबर का है ना, तो 3 नंबर ये हो गया, 3 नंबर यहाँ तो ये कर लो है ना, फिर यहाँ फिर एक 6 नंबर का ये क्वेश्चन कर लो। और ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन दोनों लाइंस को आप वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर वहां से आप पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, यानी कि जो पॉइंट से वेक्टर बनता है वो निकाल लीजिए और जो डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनता है वो निकाल लो, और फिर उसके ऊपर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन लाइंस क्या है हमारे पास, x -1 डिवाइडेड बाय -1। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले गिवन लाइंस को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ है x -1 ओवर -1, y+2 के नीचे आप लोग 1 ले लीजिए डिनोमिनेटर में, यहाँ है 3 - z। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको z -3 करेंगे और माइनस कॉमन करके वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन लाइंस हैं दोज आर x -1 ओवर -1, y+2 ओवर 1, z -3 ओवर -2, x -1 ओवर 1, y+1 ओवर 2, z+1 ओवर -2। राइट, अब सबसे पहले इसमें से हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं और डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहां से दिस लाइंस पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट में से पास कर रही है, जो ऊपर यहां होता है दैट इज द पॉइंट। तो पॉइंट क्या आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो आपको x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट आएगा हमारे पास 1 -2 और 3, और डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं जो डिनोमिनेटर में है, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर -1 1 -2। दिस लाइन passes through अब पॉइंट क्या आएगा, 1 -1 और -1, 1 -1 और -1, एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके, 1 2 -2। राइट, तो अब जो लाइन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। r क्या है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन। a वेक्टर इज the vector which is formed from that coordinates from which the line passes। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से वेक्टर बनता है, एंड b gives you the direction ratios। तो फर्स्ट लाइन के लिए फॉर लाइन 1, दिस इज आवर 1 लाइन, दिस इज आवर 2 लाइन, r1 वेक्टर क्या बनेगा, a1 प्लस लैम्डा 1 b1 वेक्टर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू भर दीजिए आप। यहां ये है हमारे पास पॉइंट जिसमें से लाइन गुजर रही है, तो क्या बनेगा, i -2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा 1
B1 क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्शन रेशो से जो वेक्टर बनेगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ I, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ J एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ K। तो -I प्लस J माइनस 2K, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास R1 वेक्टर जो इससे ये बना, इसका हम लोग नाम दे देते हैं थर्ड। R2 निकाल लो फिर, R2 मीन्स A2 प्लस λ2 B2। अब इसमें A2 की वैल्यू भरो, A2 मीन्स वो वाला पॉइंट जिसमें से लाइन 2 पास कर रही है। तो यहां क्या बनेगा, A2 वेक्टर फिर क्या बन जाएगा, I माइनस J माइनस K, ठीक है, प्लस λ2 B2 वैल्यू पुट करेंगे I प्लस 2J माइनस 2K। बोलो समझ आ गया। तो ये था हमारे पास A1 A2 B1 B2, इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली है। तो वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें पता लग गया दिस इज A1 वेक्टर, दिस इज B1 वेक्टर, दिस इज A2 वेक्टर एंड दिस इज B2 वेक्टर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines, this is equal to modulus A2 minus A1 dot product of B1 क्रॉस B2, यानी कि B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे, जो वेक्टर आएगा उससे इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे और B1 क्रॉस B2 के मॉडुलस से फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद रखना है। चलो अब हम सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास, A2 इज दिस I माइनस J माइनस K, राइट, I माइनस J माइनस K। और A1 क्या है, A1 इज I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस 3K। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, I माइनस I 0I, J प्लस माइनस J प्लस 2J, तो प्लस 1J माइनस K और माइनस 3K, तो ये आ जाएगा माइनस 4K, ठीक है। ये अपने पास आया A2 माइनस A1, J माइनस 4K। अब निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2 क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कैसे निकालते हैं फिर, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, IJK। B1 की वैल्यू पुट करेंगे आप, B1 की जो वैल्यू आएगी, दिस इज अवर B1, राइट, दिस इज अवर B1, माइनस 1 प्लस 1 2K, माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 2K। यहां पुट करते हैं -1 1 -2, -1 1 -2, और B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 -2, 1 2 -2, ठीक है। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो I एज इट इज -2 प्लस 4 2 माइनस J प्लस 2 प्लस 2 तो 4 प्लस K, -2 -1 -3, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया 2I माइनस 4J माइनस 3K। सो दिस इज आवर B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई। अब B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 मॉडुलस। तो I का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट -4 उसका स्क्वायर, K का कोफिशिएंट -3 तो उसका स्क्वायर, 16 और 9 25 और ये आ जाएगा 29 अंडर द रूट। ये सारी वैल्यूज जो है हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं,
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट फिर हम लोग साथ साथ निकाल लेंगे। तो A2 की वैल्यू है हमारे पास J माइनस A2 माइनस A1 की वैल्यू है J माइनस 4K डॉट प्रोडक्ट विद 2I माइनस 4J माइनस 3K डिवाइडेड बाय द मॉडुलस 29 अंडर द रूट। तो ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। चलो I डॉट I यहाँ है नहीं, तो 0I 0 तो 0 हो जाएगा। J डॉट J है ना -4 और K डॉट K +12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29 अंडर द रूट। तो ये आ गया 8/29 अंडर द रूट एंड दिस इज यूनिट्स, जितने भी आपके पास हैं यूनिट, सेंटीमीटर और मीटर जो भी है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस। ओके, तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 19th जो मैंने अभी खत्म करवाया आपको, और यहां हमने इस वीडियो में सेक्शन डी कंप्लीट कर दिया है। जल्दी से आप इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस कर लो। ओके, और इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर हैव एनी डिफिकल्टी, इंटरेक्ट विद मी और मुझे बताइए, आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कोई भी क्वेश्चन की पिक डालिए, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल डेफिनेटली फॉर द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। ओके जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। मैं डी सेक्शन लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग सेकंड सैम्पल पेपर के 6 मार्क्स क्वेश्चंस करेंगे। सी यू, बाय बाय।